प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री प्रथम खंड हिंदी अनिवार्य द्वितीय पत्र गोदान, जिनके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, परिच्छेदों का साहित्य अध्ययन करने जा रहा हूँ। जो इस प्रकार से हैं। पहला परिच्छेद में बाबू उदय भानु वकील और उनके परिवार के परिचय से उपन्यास का प्रारंभ होता है। बड़ी लड़की निर्मला का ब्याह तय हो जाने की सूचना इस किशोरी के तत्संबंध विचार जानने के लिए पाठक का ध्यान आकृष्ट करती है। भाई बहनों का सरल और स्नेहमय पारस्परिक व्यवहार किशोरावस्था की सरलता और निष्कपटता से युक्त है। वकील साहब कन्या के विवाह में खर्च तो करना चाहते हैं, 20,000 परंतु संचय करना जानते हैं नहीं। तब काम कैसा होगा, यह बात पाठक को सशंकित कर देता है। समधि का दहेज न मांगना भी हमें चौंका देता है, परंतु यह सोच हमें सोच कर मन को हम समझा लेते हैं कि दुनिया सज्जन और उदार मनुष्य से खाली नहीं है। परिच्छेद के अंत में निर्मला का मानसिक स्थिति हमारे हृदय में उनके प्रति सहानुभूति उमड़ा देती है। निर्मला ने जो भयानक स्वप्न देखा है, वह आगे की कथा जानने के लिए हमें बहुत उत्सुक बना देता है और हम भयभीत होकर सोचने लगते हैं कि क्या सत्य ही सुख की पली इस बालिका का अंत इतना दुखमय होगा। पाठक की उत्सुकता बढ़ने के लिए लेखक का स्वप्न की सहायता लेना प्रेमचंद की कला की एक ऐसी विशेषता है जिसको उन्होंने इस उपन्यास में एक बार और अपनाया है। उन्होंने गबन उपन्यास में भी आगे की कथा के संबंध में स्वप्न द्वारा संकेत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रेमचंद्र जी मनुष्य के जीवन में स्वप्नों को सांकेतिक सत्यता का महत्व स्वीकार करते हैं। पहला परिच्छेद का यही सारांश हुआ। अब हम दूसरे परिच्छेद की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। निर्मला के भावी जीवन में आने वाली जिन विपत्तियों का आशंका चर्चा कर चुके हैं, अर्थात भयानक स्वप्न से हुई, उनका सूत्रपात यहाँ होता है। नियमित आय होने पर जब खर्च का हाथ खुला रहता है, तब नाक लोक की रक्षा के लिए लंबा खर्च करते समय मनुष्य बार बार झुंझलाता जाता है। पति पत्नी की पारस्परिक विरोध का यही कारण यहाँ दिखाया गया है। झुंझलाहट में जब बात कहीं पहुँच जाती है और ईश्वरीय प्रकोप का फल उदयभान को भुगतना पड़ता है।
जीवन की अस्थिरता से परिचित कल्याणी ही इस दुर्घटना का कारण है। वह इस सूचना से जितनी विकल होगी और विवाह के नाम से भावित किशोरी निर्मला के भाग्य का निपटारा अब किस प्रकार होगा, यह जानने को उत्सुक हो जाते हैं। और इसके आगे बारातियों की मनोवृत्ति के संबंध में कल्याणी ने जो बातें कही, उसकी सत्यता हमें उसके प्रति आकर्षित कर देती है। पुत्र को भली बातों को शीतलता से, क्रोध का बहुत शीघ्र शांत हो जाना वात्सल्य को शक्ति का कलापूर्ण ढंग से परिचायक है। इस परिच्छेद में कथोपकथन में व्यंग और कटाक्ष की जो तीव्रता देती है, वह स्थिति को दृष्टि से उत्पन्न उपयुक्त है। क्रोध में प्राणी अंधा हो जाता है, उसकी बुद्धि जैसे कुंठित हो जाती है और वह परिणाम सोचे बिना हो जाने क्या क्या हो जाता है। क्रोध के भरे पति पत्नी की बातचीत इसी कठोर सत्य के अनुकूल है, जिसका भयानक फल उन्हीं को नहीं सारे परिवार को भोगना पड़ता है। वकील साहब के घर से निकलने पर लेखक ने विधि की अदृष्ट लीला के संबंध में टिप्पणी देते हुए लिखा है, पर यह कौन जानता था कि यह सारी लीला विधि के हाथों रची जा रही है। जीवन पर रंगशाला का यही निर्दय सूत्रधार किसी अगम्य गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर कीड़ा दिखा रहा था। इस क्या जाने विधाता ने, अर्थात कौन जानता था विधाता ने वह नकल को असली में बदल जाएगा। भविष्य की घटनाओं के संबंध में लेखक की इस प्रकार की शैली उनके प्रारंभिक उपन्यासों में ही दिखाई देती है और तत्कालीन रचना प्रणाली के प्रभाव से युक्त है। आगे के उपन्यास में इस प्रकार के संकेत उन्होंने नहीं किए हैं। अब तीसरा परिच्छेद की ओर ध्यान कराना चाहता हूँ, जो दुर्घटना से वकील परिवार के दुख से दुखी का भार हल्का करने के लिए इस दृश्य को हास्यपूर्ण योजना लेखक ने बड़ी कुशलता से की है। भालचंद का रूप, रंग और उनकी कृपणता का वर्णन पढ़ते पढ़ते पाठक हंसने लगते हैं और कोड शिष्टाचार और व्यवहार की बातें में उनकी कुशलता देखकर पाठक जितना खींचता है, पत्नी द्वारा उन्हें फटकारे जाने सुनकर उतना ही प्रसन्न होता है। रंगीली बाई में साधारण स्त्री के समान पुत्र के विवाह का चाव है, तो वह निष्ठुर भी नहीं। युवक भुवन मोहन ने अपनी
नृत्य का जो कच्चा चिट्ठा सामने रखा है वह सर्वथा यथार्थ अपने में कोई विशेषता न होने पर भी एक ख्याल की थैली या एक खाल की थैली या किसी मालदार बेवा की वह इकलौती लड़की से शादी करने की उनकी इच्छा आजकल के युवकों को मनोवृत्ति से मिलती जुलती है। इस परिच्छेद में हमारे समाज को वर्तमान स्थिति का अच्छा परिचय मिलता है। अच्छे पद पर पहुंचे हुए माता पिता अपने पुत्र को एक शादी चेक समझते हैं जिस पर मनमानी रकम भरकर उसके विवाह के अवसर पर भुना लेना चाहते हैं। वधू के रूप गुण पर नहीं उनके परिवार की संपत्ति पर वर के माता पिता की दृष्टि आज भी लगी हुई है, गिद्ध दृष्टि आज भी लगी हुई है। हमारे परिवारों में कन्याओं को हीन स्थिति का प्रधान कारण यही मनोवृत्ति है। निर्मला के भयानक स्वप्न की सत्यता की पुष्टि इस दृश्य में भी होता है और हम जानने के लिए विकल हो जाते हैं कि अब उस बेचारी का क्या बेड़ा कैसे पार लगेगा। इस तरह चौथे परिच्छेद की ओर ले जाना चाहता हूं। आज की सामाजिक समस्याओं का स्पष्ट परिचय इस परिच्छेद में मिलता है और इसके बाद जहां घर बर काम चलाओ है वहीं दहेज का दानव मुंहबाई कन्या की माता पिता को लेने के लिए खड़ा है। दहेज का सवाल सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ घर बर में कोई दोष है, जिसके माँ बाप का पता नहीं और जिसके पीछे कोई नहीं, वह भी दहेज नहीं चाहता और दहेज के लिए हाथ नहीं फैलाते हैं। वे लोग चालीस को पार कर रहे हैं। निर्धन परिवारों के लिए यह समस्या कितनी भयानक है। 15 वर्षीय किशोरी के लिए विवश होकर कल्याणी उस वकील को चुनती है जिसकी आयु 35 से ज़्यादा की है, जो दुहाजू है, जिनके 3 बेटे और पहली स्त्री से हैं और जिससे संबंध होने के पहले ही मंगल कामना न करके माँ को सोचना पड़ता है कि मरना जीना तो विधि के हाथ है। बालिका निर्मला का जीवन ऐसे पति के साथ कैसे कटेगा और जानने को हम उत्सुक होते हैं। यही चौथा परिच्छेद में है और फिर दूसरे दिन 5वां परिच्छेद पर चर्चा करूँगा। धन्यवाद।